अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, 8th क्लास। अब ये देखें, पेपर 1 जो है हमारा समर पैक का मैथ्स का उसका क्वेश्चन नंबर 8। इसका ए पार्ट है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 14 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट का क्या मतलब है कि यहाँ उन्होंने सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर इस तरह की कोई मेजरमेंट नहीं बताई, लेकिन उसकी जगह सिर्फ यूनिट्स लिख दी है। एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब ये भी सर्कल वाले चैप्टर में से क्वेश्चन होगा। अब इसमें उन्होंने आपसे क्या पूछा, ये देखें, इसको इस तरह समझें। एक सर्कल है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है, यानी रेडियस हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, वो है 14 यूनिट्स। ये उन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सर्कल के इस तरह से जो दो रेडियाई के दरमियान यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यानी रेडियस जितने भी होंगे सबकी मेजरमेंट अब इस सर्कल की 14 ही होगी। तो जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल बन रहा है उस एंगल की मेजरमेंट है 65 डिग्री। आपने क्या फाइंड करना है, ये जो यहाँ पे इनकी आर्क आ रही है ना, ये इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, एंगल से ये जो बनने वाली आर्क है, इस आर्क की, इसका नाम L है, ये हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हमारे पास सर्कल की लेंथ, रेडियस और एंगल वाला कोई क्वेश्चन हो और इन तीनों में से कोई सी दो मेजरमेंट्स गिवन हो, ठीक है, लेंथ, रेडियस और एंगल में से कोई सी दो मेजरमेंट्स गिवन हो, तो इसका ये वाला फार्मूला आपने लगाना है। रेडियस है हमारे पास 14 और थीटा यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये थीटा का साइन है। अब हमारा एंगल जो उन्होंने दिया हुआ था वो था 65 डिग्रीज़, लेकिन एंगल की एक और मेजरमेंट भी होती है। आप लोगों ने डिग्री की मेजरमेंट तो पढ़ी है ना, जनरली हम लोग यही वाली मेजरमेंट्स पढ़ते हैं। और एक और मेजरमेंट्स होती हैं एंगल्स की ही मेजरमेंट्स, उनको रेडियंस भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना आप, वहाँ पे अगर आपको एंगल डिग्रीज़ में दिया होगा तो उसको आपने पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। रेडियंस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि उसको आपने π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रेडियस की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लें। उसके बाद ये एंगल क्योंकि डिग्रीज़ में था तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो ये आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 15.89। और अब इसके साथ आप क्या यूनिट लगाएंगे, यूनिट से लिख देंगे क्योंकि रेडियस का भी यूनिट गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि अ कोनिकल कप इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कोन, आइसक्रीम कोन जो है, यानी कोन की शेप का एक कप है और उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। आपने आइसक्रीम की क्वांटिटी बतानी है, तो जाहिर सी बात है जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा उतनी ही जो है वो आइसक्रीम की क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब सब बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा आइसक्रीम खाने के लिए। तो चलें क्वेश्चन कर लें, समर पैक कंप्लीट करके फिर आप जो है वो अपने नींबू से कहें कि अब हमें आइसक्रीम खिला दें, हमारा समर पैक कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये वॉल्यूम वाला हमने पहले भी क्वेश्चन किया है समझ आ गई है, क्योंकि आपने देखें बताना है ना कि इसमें टोटल कितनी आइसक्रीम है, तो हमें इसका वॉल्यूम पता होगा तो हम बता देंगे। जितना वॉल्यूम है उतनी ही उसके अंदर कैपेसिटी हो सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। आर की वैल्यू गिवन है, ये पाई की वैल्यू लिख लें पहले 3.14, आर की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगी और एच की जगह पे आ जाएगा 5। तो आप इस सब को कैलकुलेट कर लें तो 83.73 और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं। ट्रायंगल ABC बनानी है, AB की मेजरमेंट दी है 5 सेंटीमीटर, उसके एक साइड BC की मेजरमेंट दी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो आपने यहाँ पे स्केल के साथ बिल्कुल नीट करके ही बनानी है। ठीक है, ए पे आपने एंगल बनाना है, तो आपने जहाँ पे एंगल बनाना है ना, आपने यहाँ से लाइन वो ड्रा करनी है जो जहाँ पे आप एंगल भी बना सकें। तो AB वाली लाइन आप पहले नीचे ड्रा कर लेंगे क्योंकि ए पे हमारा एंगल भी है। अब ये जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करें, आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो पेंसिल है बिल्कुल बारीक हो और नीट करके बिल्कुल आपने बनाना है। तो हमारी मेजरमेंट पहली है 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक जो है हम AB वाली लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, और जब भी आपने लाइन लगानी है तो लाइन के ऊपर, ये जो आपके पेज पे लाइनें लगी हुई हैं ना, इनके ऊपर लाइन नहीं लगानी, अलग से लगानी है ताकि वो अलग से नज़र भी आ जाए। उसके बाद आपने देखना है एंगल 60 डिग्री का। तो ये आपकी प्रोटेक्टर है। एंगल आप कैसे देखेंगे, ये देखें जो आपका ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट दरमियान में जो आ रहा होता है,
इस पॉइंट को आपने रखना है जहाँ से आपने एंगल मेजर करना है उसके ऊपर। एंगल हमने ए पे मेजर करना है तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पे ए पे, ठीक है। ध्यान से आपने रखना है। और ये जो इसकी ये वाली सीधी लाइन है ये आपकी लगाई हुई सीधी लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ से आप एंगल्स पढ़ लें। ये देखें, यहाँ से जब आप ये लेफ़्ट साइड पे रख के एंगल्स पढ़ रहे हैं ना तो आपने नीचे वाले एंगल्स पढ़ने हैं। तो ये 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप एक ये डॉट लगा लें, ठीक है। इस डॉट तक आप ये कोई एक रे ड्रा कर दें, जितनी भी ये डॉट लग गया। अब यहाँ पे आपने ए, क्योंकि ए पे हमने एंगल बनाया है, ए के साथ इसको आपने ज्वाइन कर देना है। और ये कोई एक फ़िक्स मेजरमेंट नहीं है, इस तरह से, ठीक है। अब हमने लेनी है बी सी की मेजरमेंट। तो ये हमारा है पॉइंट बी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने बी सी की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो आपने ये देखें ऐसे ये लेके ना, तो ये ज़ीरो पे रख के, तो यहाँ से आगे देखें 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर तक आपने इसको खोल लेना है कंपास को, और बी पे रख के ये जो आपने एंगल ड्रा किया है यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है। अच्छा, अभी देखें हमने उतनी मेजरमेंट जो यहाँ आपको मेजरमेंट्स दी हुई है इनके अकॉर्डिंग, तो इसको मैंने इतना खोला है 4 सेंटीमीटर। और ये अब आप ये देखें, ये कंपास से जो लाइन है या इसकी जो आर्क ड्रा हो रही है ना, ये हमारे इस एंगल वाली रे को कहीं भी कट नहीं कर रही। जितना मर्ज़ी आप इसको लंबा करते जाएं, जितना मर्ज़ी आप इसको लंबा करते जाएं, तो यानी ये ट्रायंगल नहीं बन रही। तो इस तरह के भी केसेस हो जाते हैं। इन केसेस को कहते हैं एम्बिगियस केसेस, ठीक है। समझ आ गई है। ये ट्रायंगल यहाँ पे इसको आप जितना मर्ज़ी, ये देखें हम आर्क ड्रा कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रही, तो इसको कहेंगे एम्बिगियस केस, मुबहिम केस, ठीक है। ये उर्दू का वर्ड होता है मुबहिम। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रही, तो आप भी इसको इस तरह ही लिख देंगे। अच्छा, ये इसके बाद जो आगे ये लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी, ये नीचे लिख दिया फिर उन्होंने, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बी पार्ट कोई भी नहीं दिया हुआ, देखें ना, ये कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। यही मेरा ख्याल है मेजरमेंट्स दोबारा लिखी हैं शायद। तो बहरहाल ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप इग्नोर करें। ये जो इसका 9 वाला है, इसमें ये कंप्लीट इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये जो आपको सारी वैल्यूज़ दी हैं ना, इनका आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है फॉर 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 10। अब ये भी डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है, यानी आपने 7 जो है वो क्लासेस बनानी है और उसमें आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है। अब क्लासेस कैसे बनाएंगे, वो इस तरह बनाते हैं कि आपने ये देखना है कि इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू आपने यहाँ से देख लेनी है, जो कोई भी आ रही है। फिर आपने ये देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू से, या आप यूँ करें, जब आपने ये लिखना है इसको ना, आप ये सारी ही वैल्यूज़ को आप यहाँ से इसको स्टार्ट करें, यानी अपनी वैल्यूज़ काउंट करनी है आपने, यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये मतलब ये कुछ नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है ये, लेकिन आपकी ये वाली सारी जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये 35 से लेके 70 तक, ये आपके डाटा की वैल्यूज़ हैं। आपने देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 35। अब उन्होंने कहा है कि आपने जो फासला रखना है ना क्लास इंटरवल का साइज़, ठीक है, ऑफ 7 क्लासेस बनानी है ऑफ इक्वल साइज़। और साइज़ कितना है, इंटरवल किसे कहते हैं, वक्फे को। तो जो हर क्लास में इंटरवल है वो है 10 का, यानी आप 35 से काउंट करें, 35 भी अंदर इंक्लूड हो जाएगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। 35 से लेके 44 तक आपका एक ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप काउंट करना शुरू करेंगे 45 से लेके आगे, इसी तरह या आप फिर 10 वैल्यूज़ काउंट कर लें। तो इस तरह से ही फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ आपने गिन लेनी है, 35 से 44 तक बन रही हैं, ये भी 10 वैल्यूज़ हैं। 44 के बाद 45 से 54 तक, ये भी 10 वैल्यूज़ हैं। 54 के बाद आ जाएगा 55 से 64 तक, यानी जो वैल्यूज़ उस डाटा में गिवन नहीं भी है ना, अभी आपने वो नहीं देखनी कि क्या उसमें नहीं आ रहा। यानी इस तरह ज़रूरी तो नहीं है 35 से 104 तक सारी ही वैल्यूज़ उसमें लिखी हो या सारी काउंटिंग उसमें लिखी हो। आपने बस पहले ये देखना है, एक बार उसने आपको कहा है कि आपने 10 का इंटरवल लेना है। ये देखें, ये टेबल बन गया ना, और ये ग्रुप्स बन गए। तो हर ग्रुप में 10 का इंटरवल होगा। तो आपने बस ये स्टार्ट कर लेना सबसे छोटी वैल्यू को देख के 35 से, तो वो आपने काउंट कर लिए 10 तक, 44 आ गया। फिर इस तरह से वो बना के तो आपने ये
उन्होंने कहा है कि 7 इस तरह की जो ग्रुप्स बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स जब बन जाएंगे फिर आपने दोबारा ये जो आपका टेबल है ना इसको देखना है और उसमें अब आपने काउंट करना है। यानी पहले हमने लिखा टेबल की पहली जो थी ग्रुप है 35 से लेके 44 तक। अब आपने यहाँ से गिनना है 35 से लेके 44 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, उनको इस तरह ना आप क्रॉस करते जाएंगे। देखें 35 से 44 तक ये 1 हो गई, उसके बाद ये 2 हो गई, 35 से 44 तक 2 हो गई वैल्यूज़। अब यहाँ ऊपर कोई भी नहीं है, 3 4 और 35 से 44 तक 1 2 3 4 हो गई हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 ये मुझे तो इसमें 4 ही वैल्यूज़ लग रही हैं। बहरहाल आप इस तरह से इनको दोबारा गिन लें, कोई वैल्यू मैंने मिस ना कर दी हो, लेकिन 4 ही हैं इसमें वैल्यूज़ ये वाली। तो वो आपने 4 जो है ना इस तरह से इसके सामने लिख लेना। ये 4 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी यानी तादाद, स्मॉल एफ से उसको आपने शो कर लेना है। उसके बाद यहाँ एक और आपने टेबल बनाना है जिसको आपने कहना है टेली मार्क्स, TALLY टेली मार्क्स। वो ये बना हुआ है, मैंने ऊपर ये लिखना था तो मुझे ये मिस हो गया। टेली मार्क्स कैसे लगाने हैं, जिस तरह ये 4 फ्रीक्वेंसी आई है तो आपने बस ये इस तरह की 4 सीधी लाइनें लगा लेंगी। नेक्स्ट इसी तरह ही आप काउंट करेंगे 45 से लेके 54 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। ये देखें, आप जो वैल्यू काउंट करते जाए ना उसको आपने क्रॉस करते जाना है, ताकि बाद में अगर जो वैल्यू आपके पास रह जाएगी, अगर कोई गिनने से रह गई तो आपको पता चल जाएगा किस ग्रुप में आना है उसने। ठीक है, तो अब 45 से लेके 54 तक, 45 से लेके 54 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। तो ये भी यहाँ पे जो है ना 6 वैल्यूज़ हैं। तो आपने इसके जब 6 के टेली मार्क्स लगाने हैं तो ये देखें इस तरह आपने लगाने हैं 1 2 3 4 और फिर 5 और उसके बाद 6 को इस तरह, यानी 4 तो सीधे लगा लेना है जिस तरह ये ऊपर लगाया, फिर 5 वाला इसके ऊपर और फिर ये इस तरह से आगे 6। तो ऐसे ही आपने हर ग्रुप की जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ से आप काउंट करते जाएँ और उसके आगे लिखते जाएँ, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, कंप्यूट मीन एंड मॉड। अब मीन हमने पहले भी फाइंड किया है, लेकिन वो जो हमने पहले फाइंड किया ना वो हमने फाइंड किया है सिंपल मीन। वहाँ पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ थी, जिसका हमने फार्मूला लिखा था एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स, तमाम वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। लेकिन जब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दी हो तो वो हो जाता है एक ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का जो मीन होता है उसको फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करके एक कॉलम अलग से बना लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एफ एक्स की जगह पे आपने देखें एफ और एक्स को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाता है एफ एक्स का सम 508। और दूसरा सम किसका हमने लेना है, फ्रीक्वेंसी का, सम ऑफ एफ। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 6.96। उसके अलावा मॉड फाइंड करना है। मॉड की हमने पीछे डेफिनेशन भी लिखी थी। वो क्या डेफिनेशन थी कि जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो वैल्यू डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो, वही डाटा का मॉड होता है। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू आ रही है, आपने ये फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद ही है ना, तो यहाँ से आप देखें सबसे ज़्यादा तादाद कौन सी है, वो है 18। 18 किसकी तादाद है, 7 की, यानी 7 जो है वो 18 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो मॉड होगा वो क्या होगा, 7। वैल्यू ऑफ एक्स विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 7। अच्छा, अब ये नेक्स्ट हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ भी इस तरह पहले भी क्वेश्चन किया ना, मेजरमेंट्स गिवन है, आपने ए बी वाली पहले स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर लेनी है 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि जो पहले से लगी हुई प्रिंटेड लाइन होती है उसके ऊपर आपने लाइन ड्रा करनी है।
फिर एंगल यहाँ भी 60 डिग्री का ही था और ए पे ही था, तो हमने इस वजह से ए बी वाली लाइन को नीचे ड्रा किया। तो ये 60 डिग्री का यहाँ पे हमने एंगल भी देख लेना है। एंगल देखने का मैंने आपको बताया पहले भी, पिछले क्वेश्चन में भी, कि हमने ये जो पॉइंट होता है ना, ये देखेंगे जो इसका ये वर्टेक्स जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, जहाँ पे ये ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में मिल रही हैं, ठीक है, ये इसको आपने रखना है यहाँ पे ए के ऊपर। और जो ये स्ट्रेट लाइन है आपकी प्रोटेक्टर की, उसको आपने अपनी निचली स्ट्रेट लाइन ए बी पे रखना है। यहाँ से आप लोकेट करें मय्यर एंगल 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट लगा लें पहले, उसके बाद आप ए से लेके ना यहाँ स्केल की मदद से जितनी मर्ज़ी एक लंबी लाइन ड्रा कर लें, सिर्फ उस डॉट तक नहीं लगानी, ये पहले मैंने ज़रा छोटी लगा ली थी। तो आपने इसको फिर जितना मर्ज़ी लंबा ड्रा कर लें। उसके बाद हमारे पास BC की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। फिर हमने ये जो हमारे पास कंपास है इसको हमने लेना है 6 सेंटीमीटर, इसको हमने ओपन करना है, स्केल के ऊपर रख के हम देख लेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पे इस तरह से आर्क ड्रा कर देनी है। ये आर्क हमारी इस एंगल वाली रे को जहाँ भी कट करेगी वो हमारा हो जाएगा पॉइंट C। फिर उस पॉइंट को हमने B के साथ मिला देना है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये वाला समर पैक आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आपने बिल्कुल नीट और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है।